बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ, दुआ गो हूँ मेरे तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी जनाब, प्रोग्राम है ज़िंदगी से प्यार और आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। लिसनर्स, जैसे कि आप जानते हैं, एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स और एफ़एम 101 की ये मुश्तरका काविश का प्रोग्राम है, जिसमें आप एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों की तफ़सीलात भी जानते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि हम ड्रग एडिक्शन के बारे में बात करते हैं और इस लानत को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, इसमें हम अपना किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, इस हवाले से बात होती है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे गेस्ट भी शामिल होते हैं, जो मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे बहुत ख़ास और ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहूँगी। लिसनर्स, आपका सर से मैं तारुफ़ भी करा देती हूँ। आज हमारे साथ एसपी ज़ोन एरिया इस्लामाबाद ज़ुबैर अहमद शेख साहब हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपने इतनी मसरूफ़ियत में से हमारे लिए वक़्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ इस प्रोग्राम के लिए बनाया और यकीनन इस प्रोग्राम की वसातत से मैं अपना पैगाम आवाम तक पहुँचा सकूँगा और जो मंशियात के हवाले से कुछ बातें जो आप जानना चाहेंगे या लोग जानना चाहेंगे, मैं इंशाल्लाह उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसके साथ-साथ लिसनर्स, जैसे कि आप जानते हैं, असलम जावेद साहब हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा जो हमारे साथ प्रोग्राम में होते हैं, एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स की कार्रवाइयाँ शेयर करते हैं। असलम साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया कमल। अपने तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद और उम्मीद है कि आप सब लोग खुश और सेहतमंद होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश खुर्रम रखें। जी जनाब, बिल्कुल। लिसनर्स, हम अक्सर प्रोग्राम में बातचीत कर रहे होते हैं जराइम के बारे में। जैसे कि हमारे प्रोग्राम में अक्सर जब माहिर नफ्सियात के साथ बातचीत होती है तो हम जराइम की बात करते हैं, ऐसे लोगों की कैफियत की भी बात करते हैं। काफ़ी अरसे से मेरी कोशिश थी कि ज़ुबैर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आए, हम इनकी जो माहिराना राय है, क्योंकि सर इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो सर के कांधों पर हैं और वो उनको माशाल्लाह से बहुत खूबी सर अंजाम भी दे रहे हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एक ऐसी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे आपका मुख्तलिफ़ लोगों से आपका ताल्लुक़ भी है, आप लोगों को देखते भी हैं। हम अगर अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग मनशियात की तरफ आते हैं, ड्रग्स की तरफ आते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका तजुर्बा क्या कहता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग ड्रग्स की तरफ आते हैं? ये ड्रग एक ऐसी चीज़ है, सबसे पहले तो बताता चलूँ कि बहुत ख़तरनाक और डेंजरस चीज़ है। साइकोलॉजिकली कुछ लोग थोड़ा-सा डिप्रेस फ़ील कर रहे होते हैं। नंबर 1 बात तो ये है। नंबर 2 है कि अपने हाउस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे कि माँ-बाप का तनाज़ा है, वालिद ने दूसरी शादी कर ली या वालिदा को डाइवोर्स हो गई या उन पेरेंट्स में से कोई एक आध फ़ौत हो गया या बहन भाइयों के रिश्तेदारी बरादरी में कोई झगड़ा हो गया या फिर अड़ोस पड़ोस में अहले मोहल्ला के साथ लगातार टेंशन। इस किस्म की सूरत हाल में जो यंगस्टर्स होते हैं वो बड़ी जल्दी ऐसे बंदे को की तरफ राग़िब हो जाते हैं या उसकी बात मानना शुरू हो जाते हैं जो पहले से ये एडिक्ट होता है या पहले से वो इस तलाश में होते हैं कि हमारे साथ कोई नया बंदा ज्वाइन करे, क्योंकि उसको ज़रूरत होती है अपने एक साथी बनाने के लिए, उसको पैसों की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की छोटी-छोटी बातों से आके आम बच्चे जो है इस तरफ राग़िब हो जाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ एक बड़ी उनकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह अमल है। बच्चों को चाहिए कि हमेशा ऐसी सोसाइटी से दूर रहें जिसमें ऐसे लोग बैठते हैं, उठते हैं या जो राग़िब करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी एनवायरनमेंट में जो भी ऐसा शख्स देखते हैं उससे इज्तनाब करें, उससे दूर रहें। और दूसरी बात यह है कि अपनी अदर एकेडमिक सरगर्मियों से आप ज्वाइन करें, किसी स्पोर्ट्स क्लब को, जिम क्लब को ज्वाइन करें। ऐसी एक्टिविटीज़ में जाएँ जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हो। तो जो आपने पूछा पहला सवाल, उसका यही जवाब है कि छोटी-मोटे इशारतन लोग एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, अपनी तरफ राग़िब कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका बिज़नेस होता है, उनको अपना एक साथी चाहिए होता है जी। अपने साथ मिलाने के लिए। तो मासूम लोगों को बहुत अंदेशा होता है कि वो इसकी तरफ जल्दी राग़िब हो जाएंगे या इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे या इसको मंशियात को अडॉप्ट कर लेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ज़ुबैर साहब, हमने खुद भी देखा है, मैं खुद भी फ़ील्ड में रही, मैंने इन चीज़ों को देखा। जब हम अगर हम इस सारी बात को मैं जराइम के साथ जोड़ूँ तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ कि हम जब करियर की बात करते हैं या उस फ़र्द की बात करते हैं, उस शख्स की बात करते हैं जो ड्रग्स लेके जा रहा होता है, उसमें कई इनोसेंट भी लोग होते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो ज़ाहिर तो ये करते हैं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो आप भी इस चीज़ से बाखूबी आप जानते होंगे कि वो लोग कहते हैं कि हम अपनी इस मजबूरी के तहत ये सब कुछ करते हैं। मेरा आपसे जो सवाल है वो ये कि जब हम उनको फ़ॉलो करते हैं, इन्वेस्टिगेशन की जाती है,
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं समझती हूँ ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं और उन लोगों को नहीं पकड़ा जा सकता जो इसके असल हम कह सकते हैं कि मोहरे होते हैं। उसकी क्या वजह है? हम उस चीज़ में इतनी ताख़ीर क्यों हो जाती है? एक तो ये है कि ड्रग्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या एक बड़ी बल्क में ख़रीद के उसको स्मॉल पॉकेट्स में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करना, ये छोटे कैरियर्स कर रहे होते हैं। हुँ, कैरियर्स वो लोग होते हैं जो खुद से ना पीते हैं ना खुद से उनको कोई ज़्यादा मुनाफा होता है। वो जस्ट एक जगह से दूसरी जगह उन्हें पहुँचाना होता है। कैरियर के पीछे एक बहुत बड़े हाथ होते हैं। पहला हाथ, दूसरा हाथ या उसके बाद तीसरा गलबन हाथ। इनको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए या इनको ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ, मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ एएनएफ को। एएनएफ पाकिस्तान में इस वक्त भरपूर किरदार अदा कर लिए। इवन हम लोग पुलिस भी जब एक बड़ी तादाद में मंशियात थोड़ी सी पकड़ते हैं तो हमें फ़ौरन पैगाम आता है कि हम फ़लाँ जगह से, मैं किसी सूबे को पिन पॉइंट नहीं करना चाहता, तो वो जब हमें आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि मैं फ़लाँ से लेके आया हूँ, तो हम बाकायदा उसका फ़ोन नंबर या उसका एड्रेस या उसका नाम पता एएनएफ से कोऑर्डिनेशन होती है हमारी। एएनएफ फिर हमारी भरपूर सपोर्ट करती है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर रेड किया जाता है। आपने अखबारात, टीवी अक्सर देखा होगा कि एक बहुत बड़ी खेप मंशियात की पकड़ी गई पिछले जी। दिनों, बल्कि समुंदर में बहुत बड़ी खेप पकड़ी एएनएफ की टीम ने। तो एएनएफ की टीम जब तक हमारे साथ है इंशाल्लाह ताला इसको हम ख़त्म करने में हमारा एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इंशाल्लाह। ज़ुबैर साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में जो हमारे मोहतरम मेहमान आते हैं मैं उनसे ये बात करती हूँ कि जब हम अपनी यूथ की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली हमारी यूथ की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि इस वक्त पेरेंट्स की, टीचर्स की भी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, उनको भी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पेरेंट्स का क्या रोल बनता है और टीचर्स का क्या रोल बनता है ताकि हम अपनी यूथ को इस लत से बचा सकें? देखिए, इस्लामाबाद पुलिस ने काफ़ी अरसे से एक प्रोग्राम लॉन्च किया और पिछले दिनों में मैंने इसमें बहुत सरगर्मी से कुछ प्रोग्राम किए हैं मुख्तलिफ डिफरेंट स्कूलों में जाके। पुलिस पब्लिक रिलेशन एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत हम हर स्कूल में जाते हैं और स्कूल में पूरी पुलिस की टीम जाती है, सारे हमारे यूनिट्स जाते हैं, पुलिस स्टेशन वाले लोग जाते हैं, सीआईए वाले लोग जाते हैं, दूसरे ट्रैफिक वाले, आर्म स्टाफ जाता है, लेडी पुलिस जाती है। उसमें हम स्कूल के टीचर्स और बच्चों को ये लेक्चर देते हैं कि किस तरह आपने मंशियात से बचना है। हुँ, मंशियात बेचने वाले का क्या हुलिया होगा, वो स्कूल में कैसे अपने आप को इंटरवीन करने की कोशिश करेगा। आप घर पे जब जाएँगे तो रास्ते में वो कैसे आपको इस तरफ लाने की कोशिश करेगा, या आपके अहले मोहल्ला वाले मोहल्ले में कैसे लोग हैं जिनसे आपने बचना है। तो इस तरह काफ़ी हमने फेडरल गवर्नमेंट स्कूल की जितने भी हैं, मैंने कम से कम I8, I9, I10, I14 सब में ये लेक्चर हमने किए और ये कंटिन्यूअस प्रोग्राम है हमारा। आइंदा भी ये प्रोग्राम हम जारी रखेंगे। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा लेक्चर में एएनएफ की टीम को भी हम आपको दावत दूँगा, आप भी हमारे साथ शामिल हो। और टीचर्स को हम ख़ास तौर पर कहते हैं, ख़ास तौर पर प्रिंसिपल के साथ हम अलग मीटिंग करते हैं कि अपनी स्कूल के एनवायरनमेंट को सिक्योर करें। उस हुँ, एनवायरनमेंट में जो कोई तार है, जो उनका, जो उनके ड्राइवर हैं, जो उनकी कैंटीन है, जो आपके लोअर स्टाफ है, उसको आप देखें कि वो तो कोई स्मोकिंग नहीं करते स्कूल के हदूद में, या उनके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, उनका किन लोगों के साथ मिलना-जुलना है। अगर वो सारे सिक्योर होंगे तो स्कूल में बच्चों को कोई भी चीज़ ऐसी प्रोवाइड नहीं कर सकता। बहुत कम चांस है कि कोई बच्चा खुद पीता और अपने किसी दोस्तों को स्कूल में इस तरफ लाने की हुँ, कोशिश करे। ये स्कूल से बाहर की एक्टिविटीज़ हैं। पिछले जी। दिनों काफ़ी अफ़वाह चली थी कि स्कूलों में ये मंशियात आम होगी, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। हमारे बच्चे बहुत सेंसिबल हैं, उनके पेरेंट्स बड़े सेंसिबल हैं, स्कूल के टीचर्स बहुत तावन करते हैं, उनका स्टाफ बहुत तावन करता है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें बड़ी सिक्योर एजुकेशन के प्रोग्राम चलते हैं और बच्चों बच्चों को इसमें राग़िब होने से बड़ी हद तक बचाया जाता है और पुलिस भरपूर उसके साथ उनके साथ ताउन भी करती है। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ुबैर साहब, जब हम मनशियात के आदी लोगों की बात करते हैं, तो ख़ास तौर पे हमने देखा है कि हमें गली कूचों में और अक्सर ये खुले मकामात वहाँ पे हमें बहुत सारे एडिक्ट नज़र आ रहे होते हैं या गली कूचों में भी अक्सर हमें नज़र आ रहे होते हैं। ऐसे आदी अफ़राद के लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अ, सबसे पहले मैं जानूँगी कि पुलिस की क्या ज़िम्मेदारी बनती है और इसके बाद फिर सोसाइटी की क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों को किस तरह से ट्रीट करें? ये जो आदी नशे वाले लोग होते हैं, ये इस्लामाबाद में आपने देखा होगा बहुत कम नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा कम नज़र आते हैं। चंद एक ऐसे एरियाज़ हैं ग्रीन एरिया में, किसी नाले के साथ, किसी जंगल एरिया में बैठ के अगर कोई नज़र आ जाए तो ऐसा चांस बहुत कम है कि जैसे आम दीगर शहरों में आपने शायद देखा हो कि गली मोहल्ले में कोने में बैठे हुए हैं और वो एडिक्ट हैं और वो हेरोइन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इस्लामाबाद में ये बहुत कम है। लेकिन हमें जब नज़र आता है तो हम बाकायदा उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं ताकि इसको उसको देख के कोई और लोग राग़िब ना हो या माशरे में एक ऐसा तासर ना फैले कि यहाँ पर ये चीज़ आम चल रही है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा कंट्रोल है, ऐसे नशाइयाँ हमारे पास नहीं है। लेकिन साथ साथ मैं गुजारिश करता चलूँगा ऐसे लोगों से जिनको अल्लाह ताला ने वसाइल दी हैं, वो इनकी हुँ। इनकी फ़लाह के लिए इनको सहूलत प्रोवाइड करें, एक हॉस्पिटल कायम करें, वहाँ पर ऐसी एनवायरनमेंट हो कि इन लोगों की इस चीज़ से जान छुड़ाए। काफ़ी इदारे इसमें ताउन कर रहे हैं, काफ़ी प्राइवेट इदारे बने हुए हैं, हुकूमती हुँ। सतह पे भी इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इन लोगों को शेल्टर होम टाइप कोई चीज़ प्रोवाइड की जाए, जहाँ नशे के अफराद वहाँ रहें, वहाँ पर उनकी केयर की जाए। 1-2 माह लगातार इनका बाकायदा किसी ख़ास प्रोसीजर से गुज़रें तो शायद इनकी ये एडिक्शन की आदत ये वाली ख़त्म हो सकती है, क्योंकि फ़ौरी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एडिक्ट आदमी को हॉस्पिटल में लेके जाए और दूसरे दिन उसको कहें जी आप सर्टिफ़ाइड हैं, आप अब आपको नशे की ज़रूरत नहीं है। हुँ। तो इनको लॉन्ग पीरियड दरकार होता है, 3 महीने, 4 महीने। इतने पीरियड तक उसको वहाँ रखना, उसके खुराक का बंदोबस्त करना, उसकी रिहाइश का बंदोबस्त करना, उसको ऐसी एनवायरनमेंट रखना कि उसको कोई और वहाँ से आके चीज़ ना दे दे, ताकि वो दोबारा से ना शुरू हो जाए। बिल्कुल। जी। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हम जो लोग इस्तिताअत रखते हैं वो अपनी किसी न किसी तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ज़ुबैर साहब, एक और चीज़ भी है, वो ये है कि हमारी सोसाइटी का रवैया बड़ा मैटर करता है। ख़ास तौर पे आपने उन फैमिलीज़ को देखा होगा जिनके बच्चे या जिनका कोई जवान या बेटा भाई एडिक्ट हो जाता है। जब वो ठीक होके आता है, वो अपना 3 माह का 6 माह का इलाज करा के वापस आता है, तो पेरेंट्स और वालिद ख़ास तौर पे या बड़ा भाई या कोई करीबी रिश्तेदार वो उस पे कब तक नज़र रख सकता है? 24 घंटे उसके साथ नहीं आ जा सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उस वक़्त हमारी सोसाइटी का बड़ा एक अहम रोल बनता है। लेकिन चूँकि आप बेहतर बता सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में इस वक़्त हम जानते हैं बहुत सारे हमें मसले मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। आप हमारे लिसनर्स को इस हवाले से किस तरह से गाइड करेंगे? क्या उनको सजेशन देंगे ताकि वो लोग जो सेहतयाबी की तरफ जा रहे हैं, नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, उनको हम किस तरह से मोटिवेट करें? हमारा क्या उस वक़्त रोल बनता है? देखिए, पेरेंट्स का, फैमिली का, अहले मोहल्ला का या जिस भी ख़ानदान का वो फ़र्द है जो आदी हो जाता है और सेहतयाब होकर जब वापस आता है, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला की बबरकत ज़ात है, उसको इस तरफ राग़िब करना चाहिए हुँ। कि जिस मज़हब से भी वो ताल्लुक़ रखता है, तो अपने-अपने मज़हब के हवाले से उसको उसकी तरफ ज़्यादा राग़िब किया जाए, ताकि वो मस्जिद में जाए, नमाज़ पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे। ऐसे लोगों से दोबारा उसको ना मिलने दिया जाए, उसको एंगेज किया जाए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जाए। कोई टीवी प्रोग्राम की तरफ एंगेज किया जाए, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, कोई ऐसे ऑप्शंस उसको दी जाएँ कि वो उसमें एंगेज हो जाए, दोबारा उसका ज़हन उस तरफ ना जाए। ये बहुत है, मतलब जितना वो खुद मरीज़ इन्वॉल्व हो चुका होता है, पूरी फैमिली को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर सारे मिलकर इन्वॉल्व होंगे तो उस शख्स का इस आदत से छुटकारा दिलाया जा सकता है। तो सबको इसमें एफ़र्ट करनी होगी, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी बीवी को, कि अगर आप एफ़र्ट नहीं करेंगे तो वो फिर नुकसान पहुँचाएगा, अपने आप को नुकसान पहुँचाएगा, उसी घर में से छोटी-छोटी अशिया चोरी करेगा और वो हुँ। बेच-बेच कर फिर मंशियात खरीदता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है आजकल हम नौजवानों के साथ जब कभी डिस्कशन करते हैं तो वो ये समझते हैं कि जी वो पहले का दौर और था, अब का दौर अब और है। काफ़ी ज़्यादा मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स का और फैमिलीज़ का बच्चों का आपस में कम्युनिकेशन गैप आ गया है। हम शायद उनको ठीक तरीके से कायल नहीं कर सकते, वो हमें ठीक से कायल नहीं कर सकते हैं। इस वक़्त मौजूदा दौर को देखते हुए, मौजूदा दौर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए, आप क्या समझते हैं कि हमारी यूथ को किस किस्म की उनमें सोशल स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छे शहरी भी बने और वो अपनी फैमिली के साथ-साथ एक कम्युनिटी में अच्छा रोल प्ले कर सकें? जी, सबसे पहले तो मैंने शुरू की बात में ये कहा था कि जो यंगस्टर्स हैं, उनको हमें राग़िब करना पड़ेगा, मैदान में लेके जाना होगा। चाहे वो साइकिलिंग करें, चाहे क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, जो भी करीब 3 उनको फैसिलिटी अवेलेबल है, उसमें जाएँ। नहीं है तो इस्लामाबाद में तो जगह-जगह वॉकिंग ट्रैक सिटी ने बना रखे हैं, हुँ। उन वॉकिंग ट्रैक्स पे जाएँ, तेज़ वॉक करें या ट्रेल 5 पे जाएँ, ट्रेल 3 में जाएँ, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें, ग्रीन एनवायरनमेंट में अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें। नहीं है तो आप स्मॉल क्रिकेट ग्राउंड है, टेनिस ग्राउंड बने हुए हैं, फुटबॉल ग्राउंड बने हुए हैं, हॉकी ग्राउंड बने हुए हैं, उसमें जाएँ, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें। अब जो ही बच्चा जब थकेगा स्कूल कॉलेज से आके, वो आके खेलने चला जाएगा, खेल के आएगा तो फिर नमाज़ है, उसके बाद थोड़ा-सा उसने अपना होमवर्क करना है, उसके बाद ऑब्वियसली उसका सोने का टाइम हो जाएगा। लेकिन इस दौरान में अगर वो थकेगा नहीं, खेलेगा नहीं, मुख्तलिफ लोगों से नहीं मिलेगा, अच्छे लोगों से नहीं मिलेगा, तो ज़ाहिर है उसकी फिर आदतें ख़राब होंगी। अगर वो हुँ। किसी खुफ़िया जगह पे किसी से मिलेगा या अंधेरे कमरे में बैठा रहेगा या हर वक़्त मोबाइल से जुड़ा रहेगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो आइसोलेशन में चला जाता है बंदा और बिल्कुल। आइसोलेशन में जाके उसको जो भी चीज़ अच्छी लगेगी, वो उसको फ़ौरी अडॉप्ट करेगा, उसको फ़ौरी पिक कर लेगा। तो सबसे बेहतर यही है कि अब ये बच्चों को खुली एनवायरनमेंट में जाना चाहिए, इनको खेल-कूद में इनका शौक होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो वो बेशक अपना उसमें चले जाएँ, जिम वगैरह में जाएँ। तो ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। वेल जनाब, आप लोगों के साथ बातचीत तो हम जारी रखेंगे, मज़ीद बातचीत हम करेंगे। अभी मुझे प्रोग्राम में एक ट्रैक की जानिब